Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about anti-hypertensive drug. हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। और इस हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को नॉर्मल करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन इज ए इंक्रीज इन अ ब्लड प्रेशर मोर देन अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंजेस बिटवीन 120 to 140 mmHg and 80 to 90 mmHg. So blood pressure more than a 140/90 mmHg recorded on a 3 different occasions can be considered as a hypertension. जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 140 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 90 mmHg होता है। और जब ब्लड प्रेशर को 3 बार चेक करते हैं और तीनों बार ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा आता है तो उसे हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। हाइपरटेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। First, essential hypertension and non-essential hypertension. Essential hypertension patient is a whom no specific causes of hypertension can be found are said to be having essential hypertension. It is believed that the increase in a blood pressure in this setting is essential for that particular person and hence the name as a essential hypertension. इसेंशियल हाइपरटेंशन वह हाइपरटेंशन होता है जिसमें हाइपरटेंशन का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए इसेंशियल होता है, मीन्स ज़रूरी होता है, इसलिए इसे इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। नाउ वी डिस्कस नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन। हियर देयर विल बी इंक्रीज इन अ ब्लड प्रेशर ड्यू टू अदर कॉजेज लाइक फियोक्रोमोसाइटोमा एंड प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। जब हाइपरटेंशन एक स्पेसिफिक कॉज की वजह से, एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से होता है तो उसे नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से इस हाइपरटेंशन हो सकता है। दीज आर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन 2 टाइप के होते हैं। इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसमें हाइपरटेंशन का स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है, हाइपरटेंशन स्पेसिफिक रीज़न की वजह से नहीं होता है, और सेकेंड नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन है जो कि स्पेसिफिक कॉज की वजह से होता है। Now we discuss types of antihypertensive drugs. There are various types of antihypertensive drugs. First, angiotensin converting enzyme. Second one is angiotensin receptor blockers. Third, alpha blockers. Fourth, adrenergic neuron blocked or ganglion blockers. Sixth, alpha blockers. Seventh, calcium channel blockers. Eighth, central sympathetics. Ninth, डायूरेटिक्स एंड लास्ट वन इज़ द वैसोडाइलेटर्स। अब हम इन सारी टाइप्स की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग्स यूज्ड कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल, रामेप्रिल, यूस्नोप्रिल। द ड्रग्स हुज नेम एंड्स विथ प्रिल। जिन ड्रग के नेम के एंड में प्रिल आता है, लास्ट में प्रिल आता है, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग्स होती हैं। जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल, रामेप्रिल, यूस्नोप्रिल, ये सभी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स हैं क्योंकि इन ड्रग्स के एंड में प्रिल आता है। नाउ वी डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE inhibits angiotensin and prevents the conversion of angiotensin first and angiotensin second. This is a result in a vasodilation and a reduced blood pressure. It also increases GFR, leading to increased excretion of sodium and water. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन को इनहिबिट करते हैं और एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकेंड के कन्वर्जन को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है, मीन्स ब्लड वेसल्स डाइलेट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देती हैं। इसके साथ साथ
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देती हैं, जिससे सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाउ वी डिस्कस इंडिकेशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिन पेशेंट को होता है उन्हें नहीं देते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिन पेशेंट को होता है उन्हें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग्स हम पेशेंट को नहीं देते हैं। दीज आर इंडिकेशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाउ डोजेज, कैप्टोप्रिल को 2.5 to 100 mg ओरली हम पेशेंट को देते हैं, इनैलोप्रिल 2.5 to 20 mg ओरली हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। नाउ वी डिस्कस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फर्स्ट प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया देखने को मिल सकता है। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलेगा, ड्राइनेस होगा, स्किन में रैशेस देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया होगा। हाइपर कैलेमिया का मतलब होता है ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में बढ़ा हुआ पोटेशियम का लेवल देखने को मिलेगा, एक्यूट रीनल फेल्योर हो सकता है। दीज आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाउ वी डिस्कस ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ एंटी एसिड्स देंगे तो उसकी वजह से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? लीवर में ड्रग्स के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद जितने अमाउंट में ड्रग एक्शन के लिए बचती है उसे उस ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ एंटासिड देंगे तो उसकी वजह से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को पोटेशियम सप्लीमेंट्स के साथ देंगे तो उसकी वजह से हाइपर कैलेमिया होगा, मतलब कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज द ड्रग इंटरेक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाउ वी डिस्कस कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग्स नहीं देते हैं? फर्स्ट, इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ड्रग्स नहीं देते हैं। सेकेंड, बाईलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। बाईलेटरल का मीनिंग होता है दोनों साइड की, और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो हो जाना, साइज़ छोटा हो जाना। अगर दोनों साइड की रीनल आर्टरी नैरो हो गई है, स्टेनोसिस हो गई है दोनों साइड की रीनल आर्टरी में, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नहीं देंगे। दीज आर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाउ वी डिस्कस रोल ऑफ नर्स। First, always check blood pressure before starting antihypertensive drug for the first time. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने से पहले हमेशा पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। ऑब्टेन बेसलाइन ECG एंड वाइटल साइंस। ECG चेक करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं पेशेंट के। एसेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का और कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक करेंगे। ऑब्टेन ब्लड एंड यूरिन स्पेसिमेंस, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे। इन्फॉर्म अबाउट द फर्स्ट डोज फिनोमिनॉन एंड रीअश्योर दैट दिस इफेक्ट डिमिनिश विथ कंटिन्यू थेरेपी। फर्स्ट डोज ऑफ फिनोमिनॉन के बारे में पेशेंट को बताएंगे, और फर्स्ट डोज ऑफ फिनोमिनॉन की वजह से डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स बताएंगे और उन्हें बताएंगे कि थेरेपी कंटिन्यू करने पर ये सारे इफेक्ट अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। Now we discuss second antihypertensive drug, which is a angiotensin receptor antagonist. Angiotensin receptor antagonist. Drug used telmisartan, losartan, condacertan. द नेम्स ऑफ द ड्रग एंड्स विथ सर्टेन। जिन ड्रग के एंड में सर्टेन आता है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स के एग्जाम्पल है टेलमीसर्टेन, लोसर्टेन, कॉन्डेसर्टेन। इन ड्रग्स के एंड में सर्टेन आता है, इसलिए ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है। नाउ वी डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। We already know the angiotensin second acts on angiotensin second receptor on a blood vessels and leads to has a vasoconstrictor. Angiotensin receptor antagonist blocks angiotensin receptor and inhibits the action of angiotensin second on angiotensin first receptor on a vascular site.
एंजियोटेंसिन सेकेंड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मींस ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जब हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं तो यह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और ब्लड वेसल्स में जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकेंड के एक्शन को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, मींस ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नाउ वी डिस्कस इंडिकेशंस ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फर्स्ट, ड्राई माउथ। ड्राई माउथ में हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं। एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा का मतलब होता है स्किन में पेनलेस स्वेलिंग, मतलब कि पेन नहीं होता है, पेनलेस स्वेलिंग होती है, उसे एंजियोएडिमा कहते हैं। एंजियोएडिमा होने पर पेशेंट को हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिन पेशेंट को रहता है उन्हें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की कंडीशन में पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। These are a indication of angiotensin receptor antagonist. Now we discuss contraindication of angiotensin receptor antagonist. First, in second trimester of प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग नहीं देते हैं। सेकेंड, बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। बाइलेटरल का मीनिंग होता है दोनों साइड का और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो हो जाना, मतलब साइज छोटा हो जाना। जब दोनों साइड की रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग नहीं देते हैं। नाउ डोजेज। टेलमिसर्टेन पेशेंट को 20 to 80 mg ओरली हम देते हैं। लोसर्टेन पेशेंट को 25 to 100 mg ओरली हम पेशेंट को देते हैं। कॉन्डेसर्टेन 4 to 32 mg ओरली हम पेशेंट को देंगे। नाउ वी डिस्कस ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है जब किसी अदर फैक्टर या सब्सटेंस की वजह से ड्रग के इफेक्ट में चेंजेस आते हैं तो उसे ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। अनदर फैक्टर जैसे कि दूसरी कोई ड्रग हो गई, सप्लीमेंट्स हो गए, उसकी वजह से जब ड्रग के इफेक्ट में चेंजेस आते हैं तो उसे ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे कि पोटेशियम स्पैरिंग डाईयूरेटिक्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हाइपरकैलेमिया। जब हम पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ पोटेशियम स्पैरिंग डाईयूरेटिक्स देते हैं तो इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होता है, मतलब कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। दिस इज द ड्रग इंटरेक्शन। नाउ वी डिस्कस साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फर्स्ट, टेरेटोजेनिक पोटेंशियल। टेरेटोजेनिक पोटेंशियल का मतलब होता है ड्रग की वजह से जो फीटस है, जो एम्ब्रॉय है, उसका डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। सेकेंड, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ओलिगोयूरिया हो सकता है। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाना। यूरिन आउटपुट जब डिक्रीज हो जाता है तो उसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। बन देखने को मिल सकता है। बन का मतलब होता है ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन देखने को मिल सकता है। एक्यूट रीनल फेल्यूर हो सकता है पेशेंट को और हाइपरकैलेमिया हो सकता है। हाइपरकैलेमिया का मतलब ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। दीज आर अ साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स। नाउ वी डिस्कस रोल ऑफ नर्स। फर्स्ट, मॉनिटर बन, मतलब कि ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन को चेक करेंगे। मॉनिटर क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्रिएटिनिन को चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे पेशेंट का। थर्ड, मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस, पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल देखेंगे। फोर्थ, ऑलवेज चेक ब्लड प्रेशर बिफोर स्टार्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने से पहले हमेशा पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद ही पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना है। टेल द पेशेंट टू रिपोर्ट इन केस ऑफ एडिमा इन्फेक्ट एंड लैक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द थेरेपी। जब पेशेंट को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं तो उसकी वजह से अगर पैरों में एडिमा होती है तो पेशेंट को बोलना है कि इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है। दिस इज ऑल अबाउट एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नाउ वी डिस्कस थर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग यूज्ड प्राजोसिन, टेराजोसिन, डेक्साजोसिन। द नेम्स ऑफ द ड्रग एंड्स विथ कॉमन वर्ड एज अ जोसिन। जिन ड्रग के एंड में जोसिन वर्ड आता है उन्हें अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग कहते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डेक्साजोसिन। इन ड्रग्स के एंड में जोसिन वर्ड आता है इसलिए ये अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं।
Now we discuss mechanism of action of alpha blockers drug. We already know that increased activity of sympathetic nervous system leads to increased activity of catecholamine on its adrenergic receptors, especially alpha 1 receptor present on a smooth vessel of a blood vessel leads to peripheral vasoconstriction resulting in an increased blood pressure. जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से कैटेकोलामाइन की एक्टिविटी भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पर इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है मतलब कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जब हम पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग देते हैं तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग। नाउ इंडिकेशन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, हाइपरटेंशन की कंडीशन में पेशेंट को हम अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग देते हैं। डोजेस प्राजोसिन 1 to 5 mg ओरली पेशेंट को देते हैं, टेराजोसिन 1 to 10 mg ओरली पेशेंट को देंगे और डेक्साजोसिन 1 to 8 mg ओरली हम पेशेंट को देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मीनिंग होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ यूरिन एलिमिनेशन। जब यूरिन एलिमिनेशन पर कंट्रोल नहीं होता है पर्सन का तो उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अगर पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग नहीं देंगे। ड्रग इंटरैक्शंस, अल्फा ब्लॉकर्स प्लस वैसोडाइलेटर्स प्रोफाउंड हाइपोटेंशन। अगर अल्फा ब्लॉकर ड्रग के साथ हम वैसोडाइलेटर्स पेशेंट को देते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, मतलब कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। नाउ वी डिस्कस साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब पेशेंट खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, उसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन कहते हैं। डिजीनेस हो सकता है अल्फा ब्लॉकर्स की वजह से, लाइट हेडेक हो सकता है पेशेंट को, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब जब पेशेंट लेटा हुआ रहता है या फिर बैठा रहता है और अचानक से खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन की कंडीशन में जब पेशेंट खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पोस्चुरल हाइपोटेंशन में जब पेशेंट खड़ा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दीज आर साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग। नाउ वी डिस्कस रोल ऑफ नर्स। ऑब्टेन ड्रग हिस्ट्री। ड्रग से रिलेटेड पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, जैसे पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, वो कौन सी ड्रग ले रहा है, ड्रग से रिलेटेड सारी हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड कैफीन एज इट कॉजेज एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। पेशेंट को बोलेंगे कि वो कैफीन ना ले, उसकी वजह से उसे इरिटेशन हो सकती है। ऑलवेज चेक ब्लड प्रेशर बिफोर गिविंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंटी हाइपरटेंसिव देने से पहले हमेशा पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। एडवाइज पेशेंट टू चेंज पोजीशन स्लोली टू प्रिवेंट और मिनिमाइज पोस्चुरल हाइपरटेंशन। पेशेंट को बोलेंगे जब भी वो पोजीशन चेंज करता है तो आराम से करना है, स्लोली करना है, ताकि पोस्चुरल हाइपोटेंशन ना हो, मतलब कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो ना हो। दिस इज ऑल अबाउट अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग। नाउ वी डिस्कस फोर्थ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विच इज़ अ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं टीमोलॉल, बिसोप्रालोल, सैटोलॉल, अल्प्रीनोलॉल। टीमोलॉल, बिसोप्रालोल, सैटोलॉल, अल्प्रीनोलॉल, ये सभी बीटा ब्लॉकर्स ड्रग के एग्जाम्पल हैं। Now we discuss mechanism of action of beta blockers drug. Stimulants of a beta receptor on SA node of the heart will increase heart rate, force of contraction. So beta blocker blocks beta 2 receptors on SA node of the heart and hence will decrease cardiac contractility. Blockage of beta 1 receptors inhibits the release of renin from intraglomerular cells and thereby reduce the activity of the renin angiotensin aldosterone system. हार्ट के ऐसे नोड में बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और जब ये बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो ये हार्ट के ऐसे नोड में प्रेजेंट बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है।
और इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर्स ड्रग बीटा 1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से किडनी की जो ग्लोमेरुलर सेल्स रहती है वहाँ से रेनिन रिलीज़ नहीं होता, और जब रेनिन रिलीज़ नहीं होता तो उसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ड्रग। नाउ इंडिकेशन, हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देते हैं। डोज प्रोपेनोलॉल 10 to 90 mg पेशेंट को हम ओरली देते हैं। मेटेप्रालोल 50 to 100 mg ओरली पेशेंट को देंगे। एटेनोलॉल 25 to 100 mg ओरल पेशेंट को देंगे, और बिसेप्रोलॉल 5 to 10 mg ओरली हम पेशेंट को देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सेकेंड और द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, अगर पेशेंट को सेकेंड और थर्ड डिग्री का हार्ट ब्लॉक है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स ड्रग नहीं देंगे। ब्रोंकियल अस्थमा इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर अ नॉन सेलेक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स, अगर पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है उस कंडीशन में हम पेशेंट को नॉन सेलेक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स ड्रग नहीं देंगे। नाउ ड्रग इंट्रैक्शन, क्लोनिटिडीन प्लस बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, एल्यूमिनियम सॉल्ट प्लस कोलेस्टिपोल डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। जब हम बीटा ब्लॉकर्स ड्रग को क्लोनिटिडीन ड्रग के साथ देते हैं तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम सॉल्ट, कोलेस्टिपोल इनका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, और इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर्स ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है। नाउ वी डिस्कस साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ड्रग। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग, फर्स्ट फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड डिप्रेशन। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग की वजह से पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और फटीग हो सकता है। सेकेंड, सडन और अब्रप्ट विड्रॉवल ऑफ बीटा ब्लॉकर में लीड टू रिबाउंड हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट अचानक से बीटा ब्लॉकर्स ड्रग लेना बंद कर देता है तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। थर्ड, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपेनोलॉल कैन वुमेन अस्थमा बाय ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकियल मसल कॉजिंग ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब पेशेंट को हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देते हैं जैसे कि प्रोपेनोलॉल देते हैं तो यह ब्रोंकियल मसल में प्रेजेंट बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्रोंकाई में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और अस्थमा कॉज कर सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट anti-hypertensive drug. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.